अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो मुतालिया पाकिस्तान है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें 1956 का आइन जो था उसको डिस्कस किया था और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि उसको 2 साल बाद ही मनसूख कर दिया गया। फिर हमने रियासतों का जो मामला था उसका जायज़ा लिया और हमारा आज का जो टॉपिक है वो जनरल अयूब ख़ान के दौर को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने आने वाले 2-3-4 लेक्चर्स में। जनरल अयूब ख़ान के दौर को डिस्कस करने से पहले, इसकी खूबियाँ या खामियाँ निकालने से पहले हमें ये जायज़ा लेना होगा कि जनरल अयूब ख़ान हुकूमत में क्यों आए, कौन से ऐसे असबाब थे जिन्होंने फ़ौज के सरबराह को सियासी मामलात में मुदाखलत का जवाज़ फ़राहम किया और वो अपना काम छोड़कर हुकूमत की बागडोर संभाल कर गद्दी नशीन हो गए। इन असबाब में सबसे पहला और बड़ा सबब जो है वो ये था कि सियासी क़यादत का फुकदान था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के क़याम के लिए जिन बड़े लीडर्स ने कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए और जो फ्रंट फुट पे लीड कर रहे थे वो कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान थे। कायदे आज़म का पाकिस्तान की बदकिस्मती के कायदे आज़म का क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद, 1 साल और चंद महीने के बाद इंतकाल हो गया। कायदे आज़म के इंतकाल के बाद कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान को 1951 में पाकिस्तान बनने के बमुश्किल 4 साल बाद शहीद कर दिया गया। इसके बाद सियासी क़यादत का एक खला पैदा हो गया। कोई भी नुमाया रहनुमा, कोई भी दूरअंदेश मुदब्बिर और मुखलिस कौमी सतह का रहनुमा जो है वो पाकिस्तान को मैसर ना आ सका। ये जो बहरान पैदा हुआ, इस बहरान को, इस कमी को पूरा किया जिन कायदीन ने, जिन लीडरों ने पूरा किया, वो इन मनासिब के अहल ना थे कि वो सूबाई, लिसानी, मुआशी और दूसरे जो बहरान और मसाइल थे उन पर काबू पा सकते। उनकी इस नाअहली ने जो क़यादत का एक बहरान पैदा किया, उस बहरान ने, उस स्पेस और खला ने जो पैदा हुआ कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान साहब के बाद, जो क़यादत का एक खला पैदा हुआ जिसको सियासी क़यादत पूरा करने में, भरने में नाकाम रही, उसने जनरल अयूब ख़ान को यह मौका फ़राहम किया कि वो इस सियासी क़यादत के खला को पूरा करें और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। उन्नीस सौ 58 के मार्शल लॉ की दूसरी बड़ी वजह जो थी वो इंतखाबात का अल्तवा था। पाकिस्तान बनने के बाद सूबाई तौर पे अलग अलग मरहलावार कुछ इंतखाबात हुए, लेकिन आम इंतखाबात के जिसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी राय का इजहार करती और सियासी क़यादत को मुंतखब करती, वो इंतखाबात पाकिस्तान में हो ही नहीं सके। पहले जो है वो इंतखाबात में मसला था कि जी दस्तूर होगा, आइन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का होगा तो उसके बाद इंतखाबात होंगे। अब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर हो गया, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात नहीं करवाए गए। इंतखाबात 1957 में, 1957 में होना थे, उनको फिर पोस्टपोन करके तो 1959 पे 1959 तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। ये भी एक वजह बनी कि सियासी क़यादत जो है वो प्रॉपर जो चैनल उसका था कि वो आवाम से मुंतखब होके आए, वो आवाम से मुंतखब होके आने के लिए तैयार नहीं थी। तीसरा बड़ा जो मसला था वो नौकरशाही का किरदार था। अजीज तलबा, पहले ये समझ लें कि नौकरशाही होती क्या है।
नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं। ये जो आप CSP ऑफिसर्स का नाम सुनते हैं, जैसे आप असिस्टेंट कमिश्नर का नाम सुनते हैं, जैसे आप जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो वजारत खारजा के तमाम डिपार्टमेंट्स के जो आला अफसर हैं, बड़े बड़े अफसरान जो हैं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और डिवीजनल और सूबाई, ज़िलाई और तहसील लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े, जो सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके आते हैं, इनको नौकरशाही कहा जाता है या ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की 1947 से 1956 तक की 1958 तक की तारीख का जायज़ा लें तो इसमें गवर्नर जनरल बनने वाली जो हस्तियां थी, गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ब्यूरोक्रेट था, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद माजूरी के बावजूद भी गवर्नर जनरल की जो कुर्सी थी उससे चिपका रहा, वो भी एक ब्यूरोक्रेट था। इसी तरह से चौधरी मोहम्मद अली जो वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे। ये सारे के सारे लोग सिविल सर्विस से आए थे, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और इनकी यूँ सियासत में आमद और सियासत के आला तरीन ओहदों पर पहुँच जाना जो है, उसमें जो सिविल सर्वेंट्स थे उनमें एक सियासी मनासिब हासिल करने की, सियासी ओहदे हासिल करने की हवस पैदा की। जो लोग ज़्यादा बाअसर थे उनके दिलों में ये हवस पैदा हुई कि वो भी आगे बढ़ के कोई ना कोई मौका जो है वो पैदा करें और वो किसी न किसी सियासी मनसब पे फायज हो जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, वज़ीर बन जाएं, या वज़ीर आला बन जाएं, या गवर्नर जनरल बन जाएं। ये जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया था ब्यूरोक्रेसी का कि अपना काम छोड़ के वो सियासत में जाके मुलव्वस हुए, इन्होंने भी फ़ौज के सरबराह को की हौसला अफजाई की कि वो भी सियासत में कूद सकते हैं, वो भी इस जो इक़्तिदार का खेल जारी है वो इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह से जो अगला मसला था वो है पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी। 1947 से 1956 तक, 1958 तक बल्कि, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज रहा कि वज़ीर आज़म होता है, गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद नीचे वज़ीर और बाकी जो इलेक्टेड लोग थे वो होते थे। पहले 11 सालों में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 11 सालों में 4 गवर्नर जनरल तब्दील हुए और उन 4 गवर्नर जनरल के तहत 11 वजारतें बनी, 11 हुकूमतें वजूद में आईं और उन 11 हुकूमतों में से एक हुकूमत ऐसी भी थी जो सिर्फ 2 महीने के बाद ख़त्म हो गई। मिस्टर आई चंद्रेगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत बनी, वजारत बनी उनकी, और वजारत बनने के सिर्फ 2 महीने बाद गवर्नर जनरल ने उस हुकूमत की छुट्टी करवा दी और नई हुकूमत बना दी। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम था, इसकी वजह से मुआशी और सियासी बहरान जो है वो पैदा हुआ और इस बहरान ने मार्शल लॉ का रास्ता जो है वो हमवार किया। आखिरी जो मसला था वो दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट थी। ये जो निज़ाम चल रहा था, इसमें सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को अपनी मर्जी, अपने असर व रसूख और अपनी ताकत के मुताबिक ओहदे मिल रहे थे। ये लोग मुंतखब हो के नहीं आ रहे थे और इनके मुंतखब हो के ना आने की वजह थी दस्तूर का ना होना। पाकिस्तान का कोई आइन नहीं था जिसके तहत इंतखाबात हो सकते, जिसके तहत हुकूमत बनाई जा सकती, जिसके तहत पब्लिक अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बलियों में भेजती और उनकी हुकूमतें बनती। ऐसा कोई निज़ाम नहीं था और वो निज़ाम ना होने की वजह यही लोग थे जो उसके बेनिफिशरी थे, जो उस निज़ाम के ना होने की जो कमी थी उसको जो लोग पूरा कर रहे थे, वही लोग इस निज़ाम को बनने ही, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को बनने ही नहीं दे रहे थे। भारत जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, उसका दस्तूर जो है वो सिर्फ 2.5 बरसों में तैयार हो गया और उसके बाद नाफिजुल अमल भी हो गया, जबकि हमारा दस्तूर 9 बरस तक बन ही नहीं सका। 9 बरस के बाद जब वो बना तो उस पर अमल नहीं हो सका। इंतखाबात फिर
1959 तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिए गए और फाइनली इन सारे हालात ने मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया और बिलाखिर 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ख़ान ने मुल्क में असम्बलियाँ तोड़कर सियासी हुकूमतों को फारिग करके आइन को मुअत्तल करके आइन को ख़त्म करके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुल्क की बागडोर संभाल ली। अगर सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेट्स और बाकी तमाम लोग जो थे वो अपना अपना काम करते और दूसरे जो मामलात थे उनमें मुदाखलत से बाज रहते, तो शायद इस पहले मार्शल लॉ की राह हमवार ना होती और पाकिस्तान में इस मार्शल लॉ ने कई सारे मार्शल लॉ के लिए राह हमवार की, वो रास्ता भी हमवार ना होता और पाकिस्तान जो है एक स्मूथ, एक हमवार सियासी निज़ाम के साथ चलते हुए आज एक अच्छी जमहूरी रिवायात का हामिल मुल्क होता और हालात शायद इससे बहुत बेहतर होते। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में जो जनरल अयूब ख़ान के दौर की जो इंतज़ामी मामलात थे वो किस तरह से चलाए गए, उसमें बुनियादी जमहूरियतों का जो निज़ाम था उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो है उनका जायज़ा लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।